हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर 2025 के न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रेलेवेंट हो या यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स जो होंगे उनको हम यहाँ पर केटर करने वाले हैं। राइट, टू बिगिन विद सबसे पहले अगर हम देखें कि गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर ईवी चार्जिंग इंफ्रा सब्सिडी, तो आपको ये पता है कि ईवीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मल्टीपल यहाँ पर स्कीम्स को लॉन्च किया था। स्कीम्स क्या, अगर हम इनिशिएटिव्स की यहाँ पर बात करते हैं जिनमें से हमने यहाँ पर फेम को भी डिस्कस किया था। ठीक है, फेम के बाद अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल्स जो हैं उनकी प्रमोशन के लिए सरकार ने मल्टीपल तरीकों से कई बार ईवीज में सब्सिडी दी, कई बार चार्जिंग स्टेशंस को लगाने के लिए यहाँ पर सब्सिडी एंड इवन यहाँ पर गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं ईवी के अडॉप्शन के लिए। ठीक है, ऑल्दो ईवी को लेकर मल्टीपल यहाँ पर अभी चीजें सामने आएंगी जो उसके प्रोज तो हमें दिख रहे हैं, कॉन्स भी यहाँ पर नजर में आते हैं, बट मेजरली अगर हम देखें सस्टेनेबिलिटी के लिए या जो 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन हो, ठीक है, गवर्नमेंट का जो ये आइडिया है, एजेंडा है, उसको फुलफिल करते हुए भी ईवीज के नॉर्म्स के लिए यहाँ पर जो चेंजेस लेकर आए गए हैं या मल्टीपल चीजों को इंक्लूड किया गया है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि 100% सब्सिडी जो है स्पेसिफिकली चार्जिंग स्टेशंस के लिए, बैटरी स्वैपिंग के लिए एंड टारगेटिंग हाई डेंसिटी सिटीज, सैटेलाइट टाउन्स एंड की नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, इन सबको कवर किया जाएगा। अब आप देखोगे कि कहीं पे भी ईवी चार्जिंग स्टेशंस, थोड़ी सी लॉजिकल यहाँ पे बात करते हैं, वो मेजर सिटीज में जनरली पाए गए हैं अभी तक, है ना। अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशंस की स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवेज की बात करो तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाती है ना। तो यहाँ पर अब जितनी भी सेल्स हो रही हैं या जितनी भी ईवी कार जो है उनको बेचा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, सरकार को चाहिए होता है कि चार्जिंग स्टेशन भी उसी तरीके से अवेलेबल रहें। तो अब धीरे धीरे बेसिक सा प्लान तो लेआउट हो जाता है आपका, है ना। एक बड़ा टारगेट अचीव करते हुए आपका एक बेसिक सा प्लान लेआउट हो जाता है, धीरे धीरे आप क्या करते हो उसको एक्सपैंड करते जाते हो। तो अब ये सेकंड वाला पर्सपेक्टिव क्या है कि उसकी एक्सपेंशन हो सके कि मेजर सिटीज के अंदर तो आ गया, बट अब हम रिमोट रीजन्स में क्यों ना ईवीज को भी या उनके चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी को लेकर जा सके, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे या इवन कोई भी जगह से अगर कोई कोम्यूट करता है एक से जगह से दूसरी जगह पे, तो ईवीज की अडॉप्शन और बेटर हो पाए, ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम दुनिया को दे पाए, इवन कि इंडिया में यहाँ पे स्टैब्लिश कर पाए कि अब जो चार्जिंग स्टेशन हैं या ईवीज हैं उनकी अडॉप्शन और बेटर रेट पे हो पाए। तो उसके लिए 100% सब्सिडी यहाँ पर सरकार देना चाह रही है। गाइडलाइन जो है वो पीएम ई ड्राइव, जिसको हमने लास्ट टाइम स्कीम को डिस्कस किया है, मल्टीपल टाइम्स में हमने डिस्कस किया है, उसके तहत 10,000 करोड़ का बजट आउटलेस दिया गया है। एंड चार्जिंग स्टेशन या ईवीज की प्रमोशन के लिए अगर आप ऑल टुगेदर देखो तो 2,000 करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शनड कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू चार्जिंग ओनली वो डेवलप किया जा सके। एम क्या है, इंस्टॉल करना है 72,300 ईवी चार्जर्स को फॉर कार्स, टू व्हीलर्स, बसेस एंड ट्रक्स। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात कि एटलीस्ट एक चार्जिंग स्टेशन हो एवरी 3x3 किलोमीटर के ग्रिड, हर एक हाईवे के ऊपर, एंड एवरी 25 किलोमीटर्स पे एटलीस्ट चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड किया जा सके। प्लस लॉन्ग रेंज ईवी चार्जर जो हैं वो 100 किलोमीटर्स पे, हर एक 100 किलोमीटर्स पे अवेलेबल कराए जाने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 2,000 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो सपोर्ट करती है कि चार्जर्स इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लाइक ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी यहाँ पर कंपलसरी किए जा सके, मॉल्स के अंदर भी कंपलसरी किए जा सके, मेट्रो स्टेशन में अदर लोकेशन जो कि डिटर्मिन किए जाएंगे या चूज किए जाएंगे बाय द स्टेट और द यूटी गवर्नमेंट्स। सो ऑल टुगेदर आप ये बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर वो क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ या यूटी गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है। यूटी गवर्नमेंट में भी मतलब बेसिकली सेंटर ही रिप्रेजेंट करती है, बट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी का है, उसको भी अब चूज करने के लिए लोकेशन बताया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये इंप्लीमेंटेशन हो रही है, फंडिंग वाला काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। सो इन दिस सिचुएशन हम किस तरह की स्कीम उसको बोलते हैं या क्या बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, सेंट्रली सेक्टर्ड बोलते हैं? प्लीज उस चीज के ऊपर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो इन केस अगर आप गलत कमेंट करोगे, ठीक है, एंड बाकी बच्चों को भी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो। ठीक है, तो ऑल टुगेदर आपके बेसिक नॉर्म्स यही चीज बोलते हैं। देन क्वेश्चन जो है अब हम फेम के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि फेम स्कीम फेज 2 वाज इंप्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 1 April 2019। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ फेम स्कीम फेज 2। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, तो अब कैसे इस चीज को आप समझोगे? आप ये देखोगे कि कैफे नॉर्म्स भी हैं,
कैफे नॉर्म्स जो है बेसिकली वो भी ईवीज के लिए यहाँ पर है, बट फेम स्कीम जो है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैफे नॉर्म्स जो है उसको अब क्या है कि कैफे 1 and 2 3 आना था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि माइलेज जो है वो ड्रास्टिकली यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो गई। उसके बाद जो है पीएम ई ड्राइव को लॉन्च किया गया। अब आप देखोगे कि आंसर के अकॉर्डिंग जो पीएम ई ड्राइव है वो ऑलरेडी फेम पार्ट है, फेम स्कीम का पार्ट है। तो आप लगा लीजिए कि फेम जो है वो अब एक अम्ब्रेला स्कीम है या अम्ब्रेला इनिशिएटिव है जो कि कैफे नॉर्म्स को भी इंक्लूड करता था अपने बीच में, ठीक है, क्योंकि कैफे का ही एक रिफाइंड और बेटर वर्जन पीएम ई ड्राइव स्कीम है हमारे पास, ठीक है, कि अब इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर ऑफ 2019। फेम 1 जो स्कीम थी 2014-15 के आसपास 5 साल चली। सेकंड वर्जन इसका लॉन्च किया गया, फर्स्ट वर्जन सक्सेसफुल था। सेकंड वर्जन के अंदर पहले वाले वर्जन में अगर आप देखो तो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव था या इंसेंटिव यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था, प्रोडक्शन के बेसिस पे ईवीज को टारगेट किया गया। सेकंड स्टेप जो आया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलो थोड़ा सा यहाँ पर बूस्ट अप तभी होगा अगर हमारी जो लोकल इकोनॉमी है उसमें डिमांड होनी चाहिए, है ना। डिमांड उस टाइम पे ईवीज की नहीं थी क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता कि ईवीज बेटर है या पेट्रोल बेटर है ना, क्योंकि अभी नहीं पता था। टेस्ट ड्राइव के थ्रू या धीरे धीरे चीजें जो है अडॉप्शन में लाइफस्टाइल के आती है उसके बाद ही पता लगता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास अब फेम पार्ट 2 जब लॉन्च होता है उसके अंदर प्रोडक्शन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पर लॉन्च की गई जो कि अब क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन के अलावा कंजम्पशन के बेसिस पे भी आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। तो मल्टीपल स्कीम्स इसके अंदर लॉन्च की गई, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव तो ऑलरेडी था पार्ट। सेकेंड जो है पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, तो यह बेसिकली जो सेल्स यूज किए जाते हैं, बैटरी का इशू जो इनिशियली ईवीज के अंदर देखा गया था, मल्टीपल इंसिडेंट्स भी हुए थे, उसको केटर करने के लिए R&D वाली सिचुएशन आपको देती है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर सरकार जो है चाहती है इनिशिएटिव लेना। तीसरी चीज है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव रेजोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट जिसको हम पीएम ई ड्राइव बोलते हैं, वो भी प्रोवाइड करते इसका पार्ट बन गया। पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम, बस सिस्टम कम्यूट के लिए अब लोकल ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर बात हो रही है, उसकी बेटरमेंट की बात की जा रही है। स्कीम फॉर प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार्स इन इंडिया, SPMEPCI, ठीक है। तो ये हमने अभी रिसेंटली भी डिस्कस की थी, न्यूज में थी ये स्कीम, है ना। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको क्या बोला गया था कि 3 साल के अंदर अंदर आपका जो अब कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लगाना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ ये डील कर रहा है कि मैं रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो आपकी मिनिमम जो है 4,000 से 5,000 45,000 के 4,500 के करोड़ रुपीस के आसपास जो आपकी मेजर पैसा है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए होगी मैन्युफैक्चरर को। एंड विद इन 3 इयर्स आपका जो ये जगह है वो ऑपरेशनल बना दी जाएगी। सरकार इसमें भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, बट शर्त ये है कि इन द कमिंग 3 इयर्स अगर आप देखो तो 25% ऑफ द आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट है ऑफ डीवीएट डोमेस्टिक वैल्यू एडेड जो है वो होनी चाहिए। विद इन 5 इयर्स वो 50% पे होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर ये वाले पॉइंटर्स जो है वो इसी के साथ अब आप लगा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ऑल टुगेदर ई ड्राइव या इवन की ईवी से रिलेटेड बात की जाए, उससे रिलेटेड स्कीम्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जाए, या मेंस में भी अगर आपको 26 में सवाल आता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप इन स्कीम्स को यहाँ पे कोट कर सकते हो। क्या बोल सकते हो कि फेम जो था इनिशियली, उसके बाद हमारे पास कैफे नॉर्म्स आते हैं। कैफे नॉर्म्स जो है उसका 1 एंड 2nd पार्ट आता है, 3rd पार्ट जो है वो फेल हो जाता है, तो इसको ओवरटेक कौन सी कर लेती है स्कीम। देन हमारे पास आती है फेम के बाद कैफे, कैफे के बाद आती है हमारे पास पीएम ई ड्राइव, ठीक है। तो आप लगा लीजिए कि एक तरह से जो कैफे नॉर्म्स हैं वो एक जस्ट पार्ट थे, ठीक है, ऑफ द फेम। सिंपल सी बात है, उसके अंडर हमारे पास ये स्कीम्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आइडिया आपको यहां पर क्लियर हो गया। देन विद जीएसटी टेलविंड MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में होल्ड रेट्स। अब क्या हो रहा है, हमने ये चीज को पहले भी डिस्कस किया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रिपीटेडली फॉल करता जा रहा है, और हमने ये चीज को भी डिस्कस किया था कि CPI के फॉल करने का रीजन क्या है कि जो कमोडिटीज है लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली उसकी कंजम्पशन भी लोगों की चेंज होती जा रही है। क्योंकि पहले बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती थी, रोटी कपड़ा मकान, वही वाला अनाज चलता था, क्योंकि अब हमें पता है कि बास्केट के ऊपर चलता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक बास्केट की कितनी कंजम्पशन हो रही है उसी के अकॉर्डिंगली CPI जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। और हमने ये चीज को भी डिस्कस किया था कि इस बास्केट के अंदर जो है सरकार चाहती है कि चेंजेस लेके आए जाने चाहिए, कि जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली अब हमें नई ऐसी चीजें जो कि बेसिक पैटर्न है कंजम्पशन का अकॉर्डिंग टू द चेंज पैटर्न, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या है इस बास्केट के अंदर चेंजेस लेके आने चाहिए, और यही बास्केट जो है हमारे CPI को बेटर कर सकती है।
ठीक है। अब हमने ये देखा था कि ओवर इन्फ्लेशन यानी कि ओवर चार्जिंग अगर हम कर देते हैं, यानी कि हम बेस जो है अगर अपना ऊपर रखते हैं सीपीआई के कॉन्टेक्स्ट में ही, बेस ईयर जो अगर हम बहुत ज्यादा ऊपर रख लेते हैं, या बेस ईयर भी नहीं सॉरी, जो बेस है अगर हम इन्फ्लेशन का वो ज्यादा रख लेते हैं, तो अगर सीपीआई के अंदर चेंजेस में है तो वो नेगेटिव नजर आएंगे। बेस बहुत ज्यादा अगर हम लो रख देते हैं तो इन दैट केस सीपीआई बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज को जब मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि हमने क्या क्या चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो सीपीआई के लिए अब नए इंडेक्सेस के तौर पर बास्केट में एडिशन करने की रिक्वायरमेंट है, प्लस हम जो बेस यूज कर रहे हैं उसके अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो डेटा आता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लिमिटेड डेटा है या एक लिमिटेड चीज को ही कैटर कर पाता है, इट कैन नॉट प्रेजेंट यू द होल पिक्चर। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो तो अब सीपीआई के बेसिस पे ही डेटा निकालेगी। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि एमपीसी मीटिंग में ना उन्होंने बोला कि लोगों के आसपास की रिक्वायरमेंट तो यही है, या बैंक्स भी इवन यही चाहते होंगे कि अब आगे जो है फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, लोग खूब खर्चा करने वाले हैं, तो जो अब रेपो रेट है वो कम कर दिया जाए और ज्यादा 25 बेसिस पॉइंट से एटलीस्ट, है ना। तो अब उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रिक्वायर्ड, जो आइडिया यही लगता है सिंस कंजम्पशन के अंदर जो है वो चेंजेस आए हैं एंड सीपीआई जो है ड्रास्टिकली गिरता ही जा रहा है, तो हम स्टेटस क्वो को मेंटेन करेंगे, मतलब कोई भी ऐसे चेंजेस में भी नहीं आएंगे जो कि एक्सपेक्टेड थे। बट उन्होंने यही बोला कि हमारी इकोनॉमी में अगर हम देखें कि जो अभी जीएसटी को लेकर चीज़ें चेंज हुई हैं, जीएसटी 2.0 को इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका भी हमें थोड़ा सा देखने की रिक्वायरमेंट है ना, कि उसके क्या क्या हमारे पास रिव्यूज या रिजल्ट आते हैं, उसके बेसिस पे हो सकता है कि जो कंजम्पशन है लोगों की वो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, एंड हमारे जीडीपी में अगर देखें कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है एंड मल्टीपल सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट न्यूज़ में हम कहीं पर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेकर भी। ठीक है, तो वो भी अब थोड़ा बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर ही। तो एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ऑफ द ओपिनियन कि आगे जो हमारी कंजम्पशन होगी या सीपीआई होगा उसके बेसिस पे हमें जो अभी अगर हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं, यानी कि सेम लेवल पे हमारा जो रेपो रेट अगर चल रहा है, तो उसी चीज को अगर हम मेंटेन करके चलते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी कुछ और चेंजेस लेकर आने की। ठीक है, क्योंकि हम आश्वस्त है कि आने वाले टाइम में जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, तो ऑब्वियस ही बात है खर्चा होगा, फेस्टिवल सीजन है, सभी खर्चा करेंगे इस चीज को लेकर। ठीक है, तो सीपीआई इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ्स में अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत राइज होती नजर आएगी। बट ऑल्सो यहाँ पर अगर आप देखो कि जीएसटी की तो 2.0 की बात की जा रही है, बट 100% टैरिफ इम्पोजिशन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो 100% नहीं सॉरी 50% जो टैरिफ यूएसए ने लगाए हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना हमें पड़ेगा। तो ये सिंपल सी बात आपको ये न्यूज कहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करके आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव अपनी तरफ से प्लान कर सकते हो कि ये पॉइंटर्स हैं कि मे बी इससे रिलेटेड हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एक्सेस डिमांड? बेसिक क्वेश्चन, एक्सेस डिमांड आपके लिए कौन सा इसमें से रीजन नहीं है? रिडक्शन इन टैक्सेस, फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्सेस डिमांड कब होती है? एक्सेस डिमांड होती है कि आप जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट कीपिंग इन माइंड कि आपकी सैलरी क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, वहां पे सेविंग्स जो है वो मिनिमल हो जाती है। एक्सेस डिमांड, सप्लाई तो है, उससे ज्यादा अगर आपकी डिमांड होती है तो वो एक्सेस डिमांड में मानी जाती है, एंड हम डेफिसिट सप्लाई भी उसको बोल देते हैं। तो क्या होता है, अगर टैक्सेस में रिडक्शन होती है, नॉट अ रीजन ढूंढना है ना, टैक्सेस में रिडक्शन होती है, तो इस केस में अगर आप उसको न्यूज के केस में लगा के देखो कि रेपो रेट अगर कम हो जाते हैं तो लोग जो है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, क्योंकि अब जो टैक्सेस भी नहीं है, आपके जो लोन्स हैं वो आपको सस्ते मिलने और ज्यादा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स को फर्दर कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पर सस्ते में आरबीआई से पैसा मिल रहा है ना। तो इन दैट केस क्या होगा, आपकी तो डिमांड बढ़ेगी ना। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ द मनी इन द मार्केट अगर ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी। ठीक है, सेकंड अगर हम देखते हैं फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है आपका, कि कोई भी कंज्यूमर, लेमैन टर्म में आपको बता रही हूँ कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बाय करना चाहता है तो उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कि वो उसको खरीद के ही रहेगा। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर एग्जिस्ट करती है तो परचेज करेगा बायर। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं रहती है, फॉल आता है, डिक्लाइन आता है उसके अंदर, तो डिमांड तो एक्सेस हो ही नहीं सकती। इवन की जो डिमांड है वो नेचुरल लेवल से भी कम जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा इसी के अकॉर्डिंग अभी भी। तो अगर हम ऑप्शन सी एंड डी को भी चेक कर लेते हैं कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, सेविंग्स अपने कम कर रहे हो बट आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है कि आप एक जगह पैसा लगा रहे हो, वो पैसा
मल्टीप्लाई होकर मार्केट में घूमेगा, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो हम लगाते हैं, है ना। तो इन दैट केस अगर आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो मनी की सप्लाई मार्केट में तो रहेगी ना, तो इसी से क्या होगा, डिमांड तो रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो हमारा सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट इज अ रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। डी ऑप्शन की बात करें, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट अगर खूब खर्चा कर रही है इनिशिएटिव्स के लिए, तो आप क्यों नहीं जाके कंज्यूम करोगे। बेस्ट एग्जांपल इसका मैं देती हूं आपको, जैसे अब आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, 5 लाख रुपए हर साल एक फैमिली को मिलते हैं, है ना, 5 लाख रुपए मिलते हैं, एज इन कि आपको मेडिकल कवरेज उस चीज के लिए मिलता है। तो अगर वो सुविधा सरकार ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग या स्कीम के थ्रू आपको प्रोवाइड की है, तो क्या आप वो 5 लाख का बेनिफिट एज अ फैमिली नहीं उठाओगे। ऑब्वियसली बात है, उठाओगे। गवर्नमेंट ने खर्चा किया है तो आप उसका फायदा तो उठाओगे ना, कि एटलीस्ट 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज पर फैमिली पर ईयर अगर आपको मिल रहा है आयुष्मान कार्ड के थ्रू, तो आप यूज करोगे उसको, है ना। तो यहाँ पे भी इट इज अ रीजन फॉर क्रिएटिंग अ डिमांड। तो डिमांड तो सर्विस की भी हो सकती है, गुड्स की भी हो सकती है, ठीक है। तो जीडीपी में सर्विसेज भी तो कंट्रीब्यूट करती है, मेजरली सेक्टर हमारा वही है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। अगर राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं बनता, फिर हमें एक ई ऑप्शन ऐड करनी पड़ती, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। एंड इन केस अभी भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। देन 2 रेलवे लिंक्स टू ऑफर इजी कनेक्टिविटी टू भूटान। तो अभी भूटान के केस में अगर हमने आपको मैं लिंकेज और ज्यादा डिस्कस यहाँ पर कर देती हूँ। कोलकाता पोर्ट की हमने बात की थी थोड़ा टाइम पहले, ठीक है। कोलकाता पोर्ट में जब मैंने आपको डिस्कस किया था क्वेश्चन सिल्टेशन वाला, कि सिल्ट की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा कोलकाता पोर्ट में आती है, जहां पे हमने फरक्का बैरेज की बात की थी, और जहां पे ये मैंने बोला था कि हुगली रिवर जो है एक्चुअली में इट इज अ पेरिनियल रिवर, पूरे साल वो पानी उसमें रहता है, बट फरक्का बैरेज जो है उससे जो 10 दिन पानी हम हुगली रिवर में भेजते हैं, क्यों, क्योंकि सिल्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कि ऑपरेशनल बेसिस पे अगर हम देखें तो वो सीजनल की तरह ही एक्ट करती है, क्योंकि पानी में सिल्ट बहुत ज्यादा है। बट एक्चुअली में हुगली रिवर की अगर हम बात करें तो इट इज अ पेरिनियल रिवर। माइंडेड मैंने उस वे में आपको बोला था कि वो एक्ट एज अ सीजनल रिवर करती है, क्योंकि पानी उसमें कम रह जाता है, ठीक है। सो सिल्टेशन की प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो चीज बोली थी, हुगली पेरिनियल रिवर ही है, ठीक है। तो चलो बैक टू द टॉपिक। तो कोलकाता पोर्ट जो है मैंने आपको स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी कि आसपास वाली जो कंट्रीज हैं उनको भी केटर करता है। मेजरली वहां पे हमने बांग्लादेश की बात भी की थी, एंड हमने भूटान की बात भी की थी, एंड हमने नेपाल की भी समवॉट बात की थी। तो भूटान एंड नेपाल मेजरली एंड बांग्लादेश समवॉट भी इंक्लूड करता है, उनको भी केटर करता है जो हमारा कोलकाता का पोर्ट है, ठीक है। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये चीज बोली गई कि अभी तक जितना भी ट्रेड होता था भूटान का, वो मेजरली सी रूट के थ्रू या सी पोर्ट के थ्रू ही होता था। बट अब उस चीज को कट करने के लिए, कॉस्ट को कट करने के लिए भी, क्योंकि अब वो रूट जो जा रहा है वहां पे डायरेक्टली अगर आपको कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करनी है, तो इन दैट केस कोई ऑल्टरनेटिव मेथड भी होना चाहिए, कि इनकेस रूट जो है वो बंद हो जाए तो भूटान के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे तो इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अपने नेबर्स को खुश रखना एक अच्छे डेवलपिंग नेशंस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रोल करती है, क्योंकि नेबरहुड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। चाहे आपके नेबर्स हो, वो मतलब डिपेंडेंट अगर आप हैं, अच्छे नेबर्स हैं, बुरे नेबर्स हैं, आपकी डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंगली होगी, है ना। आप उसी तरीके से सोशलाइज करोगे। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज है कि अब 2 ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं भूटान के साथ, एंड वो ट्रेड पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे इनिशियली, बट हो सकता है आने वाले टाइम में उसको पैसेंजर्स के लिए भी या पैसेंजर्स के कम्यूट करने के लिए भी हेल्प किया जा सके। तो 2 ये प्रोजेक्ट कौन से हैं, रेलवे लिंक है ये, दैट इज टोटल 89 किलोमीटर जो है बिटवीन इंडिया एंड भूटान उसे कवर करेंगे। दैट इज कोकराझार गेलेफू जो कि असम के थ्रू होगा पहला, दूसरा होगा बनारहाट एंड समस्त जो कि अब वेस्ट बंगाल के थ्रू यहाँ पर होगा। तो ये 2 स्टेट्स को यहाँ पर भूटान के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो टोटल 4033 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो इट इज अ फर्स्ट सेट ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। देन उसके बाद अगर देखिए इंडिया जो है वो हाईएस्ट या लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भूटान का। मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है भूटान का वो कहाँ से जाता है, इंडियन पोर्ट्स के थ्रू ही जाता है। तो अब बेटर कनेक्टिविटी के लिए सीमलेस रेलवे जो हमारे पास ट्रैक्स की अगर अवेलेबिलिटी हो पाती है तो उस चीज को क्यों ना बनाया जा सके, तो उसे बनाने की यहाँ पे बात की गई है। तो भूटानीज पीपल जो है दे हैव बेटर एक्सेस टू ग्लोबल नेटवर्क ऑल टुगेदर। तो अभी जो भूटान है उसके पास एक्सेस है टू 1,50,000 किलोमीटर ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। वाइल द कोकराझार गेलेफू रेल लिंक जो है वो डेवलप किया जाएगा इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स एंड जो बानाहाट समस्त लाइन है वो भी कंस्ट्रक्ट की जाएगी 3 साल के अंदर अंदर। तो
इसको बनाया इस तरीके से जाएगा कि आने वाले टाइम में वंदे भारत इस पे ऑपरेट की जा सके, यानी कि कम्यूट करने की भी बात हो रही है लोगों के, ठीक है। तो कॉस्ट जो है वो अब डेवलप करने का फॉर व्हाट, फॉर द गेलेफू कोखराज जो हमारे पास रेल लिंक है उसकी कितनी आएगी, 577 करोड़ रुपीज आएगी, वो चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। एंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्पेसिफिकली, क्योंकि अब 13th जो प्लानिंग कमीशन है, या आप कह सकते हो 13th नॉट प्लानिंग कमीशन, 13th 5 ईयर प्लान की जब हम बात कर रहे हैं फॉर भूटान, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अब नीति आयोग के बाद 5 ईयर प्लान हमारे इतने ज़्यादा नहीं यहाँ पे बनते हैं ना। तो अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, 13th 5 ईयर प्लान जो भूटान का है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि भूटान की डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए इंडिया देगा। एंड फ्रॉम 2024 टू 2029 के बीच में कि उनकी अगर किसी भी तरह की वहाँ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वहाँ पे डेवलपमेंट की जा सकती है, तो 10,000 करोड़ रुपए इंडिया इन्वेस्ट करेगा भूटान के अंदर, ये प्रॉमिस किया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो उसी के अंडर अब ये बेनिफिट जो है भूटान को किया जाएगा, क्योंकि अब बेनिफिट के तौर पर अगर हम पोर्ट सिस्टम की बात करें तो कहाँ पे अब जो जोगीफो इनलैंड वाटरवेज है उसके अकॉर्डिंगली भी भूटान को काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी इंडिया की यहाँ पर मिल जाती है। एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, चुखा ताला, मांगदेचू, कुरीचू एंड रिसेंटली कंप्लीटेड पुनात साकचू पार्ट 2, ठीक है। इन सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की भी यहाँ पर भूटान को एक्सेसिबिलिटी है, या शेयर्ड प्रोजेक्ट है कई जगहों पे, तो उस चीज़ की भी एक्सेसिबिलिटी भूटान की हो जाती है। तो अब 10,000 करोड़ रुपीज़ इंडिया ने इन्वेस्ट किए हैं या करने हैं इन द ईयर्स दैट इज टू कम, ठीक है। तो 4,000 करोड़ रुपए तो यहीं पे हो गए, तो समवॉट अब 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। तो आपको ये मैं रेंज जो है बता देती हूँ, दिस इज योर वेस्ट बंगाल। तो बानारहाट से समस्त भूटान के अंदर यहाँ पर आप देखोगे कोकराझार टू गेलेफू भूटान में ये जो अब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, सवाल है आपका पहला कि तो कोकराझार गेलेफू लाइन इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है द एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1991 बाय इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी बात थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर ही हमारी कवर की जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले हमारे पास लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी इन पावर उन्होंने यहाँ पर 1991 में लॉन्च की थी। उसके बाद 2014 के अंदर जब नई गवर्नमेंट आती है उन्होंने लुक ईस्ट के बजाय उन्होंने उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोल दिया कि आसपास जो हमारे ईस्टर्न नेशंस हैं या इवन साउथ ईस्टर्न नेशंस हैं वहाँ तक भी अगर हम डेवलप कर सकते हैं, लुकिंग से ज़्यादा एक्शन के ऊपर यहाँ पर प्लान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तो उनकी डेवलपमेंट का जिम्मा फॉर अ बेटर नेशन, फॉर अ बेटर नेबर इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को भी दिखाते हुए या हेल्पिंग नेचर को भी दिखाते हुए यूज करते हुए उसे अब क्या करेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बेटर करेगा, बिल्ड करेगा, प्लस अगर आसपास वाले रीजन की डेवलपमेंट में इंडिया जितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी का मेजर आइडिया यहाँ पर क्या था कि चाइना का जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस था साउथ ईस्टर्न जो नेशंस हैं इंडिया के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ईस्टर्न नेशंस भी ऑल टुगेदर अगर हम देखें उसके ऊपर इम्पैक्ट इंडिया का बेटर बन सके एंड चाइना को वो ओवर पार कर सके। एक बेसिक आइडिया हमारा लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का यही था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बनता है, तो डिटेल में एक बार पढ़ लेना इसे आप। यूएस टैरिफ्स विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन ट्रेड कॉमर्स मिनिस्ट्री टू पीएसी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मेरे पास आपका है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स जो हैं, अब वहाँ पे राज्यसभा से कोई मेंबर होता है या नहीं होता है, या लोकसभा से कितने मेंबर्स होते हैं, ऑल टुगेदर कितने मेंबर्स होते हैं, तो एक बार सर्च करके मुझे बताना, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर यहाँ पे टैरिफ्स लगाए हैं, अभी तो उसका इम्पैक्ट इतना नज़र नहीं आ रहा, बट उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे करके नजर आएगा। एंड इसका कॉन्टेक्स्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फार्मर्स की बात की थी एंड हमने श्रिम्प कल्टिवेशन की बात की थी, जिसमें हमने बोला था कि श्रिम्प कल्टिवेशन जिन्होंने कंडक्ट करनी होती है या जो एक्सपोर्ट करते हैं श्रिम्प, एंड अगर जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं, दोनों एमएसपी यहाँ पर सीख कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि लॉसेज आने वाले टाइम में हो सकते हैं फेस्टिव सीजन निकलने के बाद, ठीक है। अब उन्होंने भी यहाँ पे पीएसी ने ये चीज़ बोली कि की कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर अगर आप देखिए यूएस जो है एक बहुत बड़ी मार्केट थी इंडिया की श्रिम्प कल्टिवेशन के लिए, तो वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए था। तो अभी जो आगे आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने यही बोला, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यही जवाब आया है कि हम ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं, बेटर मार्केट को ढूंढ रहे हैं, एंड अगर देखा जाए तो बेटर मार्केट में यूरोपियन यूनियन की तरफ ज़्यादा सीख कर रही है इंडिया, एंड सेकेंडली रशिया के
ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है इंडिया के द्वारा कि अगर यूएसए नहीं तो वो वॉइड इंडिया की तरफ से भी वहाँ पे यूएसए में क्रिएट हो सकता है। तो इफ़ यूएसए कैन डू इट कि वो भी कहीं और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं, तो हम भी यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स के लिए डिफरेंट मार्केट को यहाँ पर ढूंढेंगे। ठीक है, तो इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यहाँ पर श्रिम्प कल्टिवेशन की अगर हम बात करें तो वो चाइना ही है। ठीक है, तो अब कैसे वो इम्पैक्ट होगा या कैसे डिप्लोमेसी काम करेगी, कैसे टाइप्स काम करेंगे, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब ओपनिंग अप न्यू मार्केट्स वाया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर रीजन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ब्लॉक जिसके अंदर आइसलैंड, लाइकिस्तान, देन नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड है, एंड इवन यूके को भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि श्रिम्प कल्टिवेशन के थ्रू वहाँ पर भी एक्सपोर्ट किया जा सके एंड एलिमिनेट की जा सके एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़ अगर एग्जिस्ट करती हैं तो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो मेरीन एक्सपोर्ट यूनिट्स के साथ यूरोपियन यूनियन के अंदर कि ताकि प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली जल्दी से जल्दी काम या पेपर वर्क क्लियर हो सके। एंड लैक ऑफ क्लियर आउटकम्स, यहाँ पर कमेटी ने बोला कि आपने क्या किया है कि चलो ठीक है अभी तो टैरिफ्स आपको पता नहीं थे कि होने वाले थे, बट आपने आउटकम्स को ध्यान में यहाँ पर नहीं रखा। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि आपने एक स्पेसिफिक स्कीम लास्ट ईयर लॉन्च की थी, दैट वाज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। तो ये पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अब लास्ट ईयर जितनी भी अब एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी, ठीक है, या इवन की इंपोर्ट ड्यूटीज है उनको माफ भी किया गया ताकि आप इंपोर्ट्स को भी बढ़ा सको और बेटर टाइप्स कर सको डिफरेंट नेशंस के साथ। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया 2020-21 के अंदर। 42,714 करोड़ के जो ड्यूटीज थी दैट वर फॉरगॉन, कि हमने जो इंपोर्ट ड्यूटीज लेनी थी उनको आपने फॉरगॉन कर दिया था कि जस्ट बिकॉज कि बेटर तरीके से इंपोर्ट करेंगे एंड इंपोर्ट ड्यूटीज आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया कम भी करे, बट आपका ये प्लान जो है पीएसी ने बोला वो फ्लॉप हो गया ऑल टुगेदर। तो अब ऑल्टरनेटिव में आप उस चीज़ के क्या ढूंढोगे, क्या बेटर कर सकते हो कि उस अमाउंट को ओवरकम किया जा सके। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया। ठीक है, यही चीज़ आपकी न्यूज़ यहाँ पर कवर करती है। क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्स एंड फीचर्स है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स, एक्सपोर्ट्स मोर देन इम्पोर्ट्स। तो अब आपको यहाँ पर मैच करना है कि क्रिएट लाइबिलिटी करता है या रिड्यूस करता है फाइनेंशियल एसेट्स को। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है सेकंड ब्लॉक के अंदर आपको ये बोल रही है ट्रेड सरप्लस, थर्ड चीज़ बोल रही है मेन बजट डॉक्यूमेंट, एंड फोर्थ बोल रही है क्रिएट फाइनेंशियल एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कैसे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है कि आपका मेन बजट डॉक्यूमेंट है। बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे उसे यहाँ पर देखा जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आपके एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो जाते हैं इम्पोर्ट से तो ऑब्वियसली आपके पास ट्रेड का सरप्लस होता है। ठीक है, 1 के साथ 3 है एंड 4 के साथ 2 है, एंड रिसिप्ट्स एंड आप पेमेंट्स के बीच में यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाते हो। 1 के साथ 3 है, ठीक है, अब 4 के साथ 2 है, तो ये दोनों केसेस में आपका ए एंड सी जो है एलिमिनेट हो जाता है, बट हम आंसर यहाँ पर नहीं निकाल सकते। चलो, कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो लाइबिलिटीज आपकी क्रिएट करती हैं या रिड्यूस करती हैं फाइनेंशियल एसेट्स को। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए, इसको इस एग्जाम्पल से याद रख सकते हो आप कि कोई भी जगह से अगर आप परचेज करते हो चीज़ों को तो आप रिसिप्ट ज़रूर लेते हो, जिसको हम बिल भी बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं, रिसीट बोल देते हैं। तो वो रिसीट आपको क्या बोलती है कि आपने एक्सपेंसेस को इनकर किया है, मतलब आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है, कि वो पैसा आपको देना ही देना है, आपने दे दिया है, वो बिल को पे कर दिया है। अब कैपिटल पेमेंट जो होती है वो आपकी एसेट्स है कि कोई आपको पेमेंट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड रिसिप्ट जो देने वाला व्यक्ति है उसके लिए तो वो कैपिटल की पेमेंट है, उसके लिए तो वो उसकी इनकम है। एसेट्स जो है वो उसके बढ़ेंगे एंड रिड्यूस होंगी उसकी लाइबिलिटीज। बेसिक सा पॉइंट यही था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बनता है। देन फ्लड सिचुएशन ऑन ग्रिम इन विलेजेस एडजॉइनिंग बैंक्स ऑफ भीमा। तो इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर हम ये डिस्कस कर देते हैं। फ्लड थ्रेट कंटिन्यूज इन आंध्र प्रदेश एज कृष्णा गोदावरी रिमेन स्वोलन। ठीक है, तो वाटर का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिट्रीटिंग मानसून भी हमारे पास होता है। ठीक है, तो पानी जो है फ्लडिंग सिचुएशन जो हो रही है कृष्णा एंड गोदावरी रीजन के अंदर वो हो रही है। एंड प्रकसम जो बैरेज है वो कृष्णा रिवर के अक्रॉस, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सरप्लस वाटर है कि पानी को छोड़ा गया। 13 to 15 फीट के बीच पे अगर देखें तो पानी एक्स्ट्रा है। तो हम न्यूज़ जितने रिक्वायरमेंट है उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, के मेन कनाल के अंदर यह पानी जो है एक्स्ट्रा रिलीज भी किया गया है, बट स्टिल अभी खतरे के जो मार्क होता है उससे ऊपर जो है ये पानी का लेवल वो बह रहा है। ठीक है, प्रकाशम बैरेज जो है 15.5 फीट जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पानी था विद द सेकेंड फ्लड वार्निंग स्टिल इन फोर्स। गोदावरी रिवर की अगर हम बात करें हैवी इनफ्लोज वहाँ पर देखे जा रहे हैं। एंड भद्रचन, ठीक है, भद्रचलम जो है इन तेलंगाना, वहाँ पर भी जो वाटर है वो 44.4 फीट लेवल पे पहुँच चुका है।
ठीक है। ऑल टुगेदर ये अब आप देखो तो डोलेश्वरम बैरेज जो कि अब उसमें भी रिकॉर्ड किए गए कि पानी बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। बस आपको यहाँ पर फोकस करना है किसके ऊपर, बैरेज के नाम अगर कोई दिए गए हैं उसके ऊपर, एंड रिवर्स जो मेजरली कवर हो रहे हैं यहाँ पर कृष्णा एंड गोदावरी। एंड यहाँ पर जो न्यूज़ है हमारे पास दैट इज़ भीमा। तो यहाँ पर जो भीमा रिवर में एक्सेस वाटर इनफ्लो हो रहा है वो कृष्णा जो रिवर है उसके साथ उसे यहाँ पर मर्ज कर दिया गया, एक्स्ट्रा वाटर वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ आपकी यही बोलती है, ये वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि कृष्णा जो कि ऑटोमेटिकली 15 से 16 फीट पानी और ऊपर यहाँ पर चल रहा है, उससे एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है ना, वहीं से इन्फ्लक्स हो रहा है पानी का। तो इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पर पढ़ने की कुछ जरूरत है नहीं है, तो टाइम वेस्ट कर भी क्यों ही करें, है ना। स्टेटमेंट क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स आर नॉट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। ठीक है, पंचगंगा, कोयना, दिंदी या मलाप्रभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, अगर नहीं पता है ना ऑटोमेटिकली एक बार इसको रिवाइज कर लेना, पता है तो वेल एंड गुड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है, दैट इज दिंदी। ठीक है, तो अब महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है, देन फ्लो करते 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 अगर आप देखें तो लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक आप डिसाइड कैसे करते हो, है ना, कि जो फ्लो ऑफ रिवर किस साइड पे है उसी के अकॉर्डिंगली आप उसका लेफ्ट एंड राइट डिसाइड करते हो। कि सपोज अगर ये वाटर जो है अगर वेस्टवर्ड फ्लो कर रहा होता तो लेफ्ट राइट ऑपोजिट होता, अभी से ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है तो वाटर जो के अकॉर्डिंगली हमारा जो राइट एंड लेफ्ट और उल्टा हो गया, है ना। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखो तो हमारे पास दोनी, भीमा, दिंदी, मूसी एंड मुनेरू जो है वो काउंट करती हैं। देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कोयना, वरना, देन पंचगंगा, देन घोटप्रभा एंड मालप्रभा एंड तुंगभद्रा जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में काउंट होती हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी जो सेकेंड न्यूज़ थी दैट वाज भीमा रिवर, जिसका पानी जो है अब आप देख रहे हो कि कृष्णा रिवर के अंदर इनफ्लो कर रहा है। तो वो क्यों है, क्योंकि उसकी वो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है। तो इसी तरीके से आप इसे कर सकते थे इंटरलिंक। ठीक है, दोनों न्यूज़ को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देन इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज टू 4% इन अगस्त। तो आपका अब मैंने कहा ना कि CPI भी कम हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो भी कम हो रहा है, इंडेक्स रिपीटेडली वो कम होता जा रहा है, स्लो डाउन हो गया है कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर ही स्पेसिफिकली। तो प्राइमरी से गुड सेक्टर जो है वो टर्न अराउंड देख रहा है, 7 मंथ हाई 5.2%। एक्सपर्ट्स को लगता है कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ है GST रिफॉर्म का, जो कि 2.0 वर्जन यहाँ पर आया है, बट यहाँ पर न्यूज़ ने आपको ये चीज़ बोली कि 2.0 वर्जन जो है वो अभी तक इसके अंदर काउंट ही नहीं किया गया। 50% टैरिफ जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो भी इस इंडस्ट्रियल आउटपुट के अंदर यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। तो देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर बोलेगी कि अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हमारी 4% तक यहाँ पर स्लो हो गई। ठीक है, अगस्त मंथ के अंदर 6 मंथ्स हाई ग्रोथ अगर हम देखें तो 4.3% ही जुलाई के अंदर थी। एंड ऑल टुगेदर ग्रोथ जो है इट वाज ड्रैग्ड डाउन बाय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल सेक्टर्स एज वेल। ठीक है, यानी कि ग्रोथ देखी गई मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। बाकी अगर आप देखें कि माइनिंग एक्टिविटी, प्राइमरी गुड सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट सॉ अ पॉजिटिव टर्न अराउंड। ठीक है, तो एक जो है बढ़ा, एक जो है वो दूसरा कम हो गया। ठीक है, कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल्स एंड ड्यूरेबल्स जो है उनका कम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्लोअर ग्रोथ देखी गई, देन कैपिटल गुड्स में स्लोअर ग्रोथ देखी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्लोअर ग्रोथ देखी गई। बट एक्चुअली में जो पॉजिटिव साइड वहां पर हमें नजर आई, कहाँ पे, माइनिंग एक्टिविटीज, प्राइमरी गुड सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट, वहां पर पॉजिटिव टर्न अराउंड मिला है। तो अब IIP की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं दैट इज MOSPI, वो रिलीज करता है। एंड उन्होंने देखा कंसिडरेबली फास्टर, जो हमने 0% यहाँ पर देखा था इम्पैक्ट हमारा IIP 0 समथिंग था। ठीक है, अगस्त के आसपास, तो वो अब थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके बेटर हो रही है विद लिमिटेड सेक्टर्स एज वेल। ठीक है, कि CPI तो हमारा नेगेटिव या 0 से कम ही ऑलमोस्ट जा रहा है। ठीक है, CPI के अकॉर्डिंगली देखें तो कंज्यूमर जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है ड्यूरेबल्स या नॉन ड्यूरेबल्स, ठीक है, तो उसके वजह से हमारी जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कम हो रही है। बट एक्चुअली में बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिवली यहाँ पर शो कर रहे हैं साइंस कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, वहाँ पर खर्चा लोग कर रहे हैं। कि अब यहाँ पर डेटा जो है वो रीड कर रहा है, इट मस्ट बी रेड विद कॉशन, कि कैप्चर करता है ना ही टैरिफ्स को, ना ही GST इफेक्ट को, जो कि न्यूज़ में अफेक्ट कर रहा है सेंटिमेंट्स को इन द बिजनेस ऑल टुगेदर। तो माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर जो है वहाँ पर सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड देखा कि 6% से ग्रो किया। तो माइनिंग एंड क्वायरिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त यहाँ पर अगर आप देखो तो वह 6% से ग्रो करता है। ठीक है, अब 14 मंथ का ओवरऑल हाई, स्नैपिंग द 4 मंथ स्ट्रीक
ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के 4 महीने से पिछले वो स्ट्रीक ही मेंटेन करके चल रहा था कि नीचे जा रहा था, बट माइनिंग एंड क्वायरिंग जो है वो आपस से ऊपर चला गया है। प्राइमरी गुड सेक्टर की बात करें, उसकी भी ग्रोथ हुई है 7 मंथ हाई 5.2%। ठीक है, अब द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की अगर हम बात करें, वो अब ग्रो हुआ है 4.1% पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, ठीक है, उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई है 3.8% पे एंड अगस्त, जो कि अभी 6% थी ओरिजिनली इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, क्विकर दैन द 1.2% ग्रोथ द सेक्टर सॉ इन अगस्त लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा क्विकर यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है। कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें, वो स्लो डाउन हो जाता है तो 4.4%, तो वो नीचे गिर गया फ्रॉम जुलाई, जो कि 6.7% तब था। तो जो ग्रोथ इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है वो स्लो डाउन हो गया टू 3.5% इन अगस्त, जो कि 7.3% था लास्ट ईयर अगस्त के अकॉर्डिंगली। एंड जो हमारे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर्स हैं, वहां पर अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर्विस सेक्टर। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की अगर हम बात करें तो वो 6.3% से कम हो गया। ठीक है, ऑल टुगेदर आपकी ये न्यूज़ यही चीज़ को बोल रही है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी विच एम्ड एट रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज नोन एज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है जहां पर ट्रेड पॉलिसी है जो कि रिप्लेस करना चाहती है इंपोर्ट्स को विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वही एक पॉलिसी जिसको अमेरिका इस टाइम पे फॉलो करने की बात कह रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को, इस पॉलिसी को क्या बोला जाता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन या एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सा आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बनता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कि कोई भी चीज़ को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो या बाहर वाली कंट्री से लेकर आ रहे हो तो मंगा रहे हो, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। उसी इंपोर्ट को हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो इंपोर्ट को ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, तो उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेना कि रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना इंपोर्ट्स को विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, उस हिसाब से इसे पढ़ लेना। देन एनवॉयज रेज रशिया क्वेश्चन एमिड डीपनिंग इंडिया यूएस टाइज। तो यहाँ पर ना यूरोपियन यूनियन ने बोली है ये चीज़ कि अगर आप चाहते हो इंडिया कि यूरोपियन यूनियन के साथ आपके ट्रेड रिलेशंस बेटर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन आपके साथ यहाँ पर फ्रीली ट्रेड को कंडक्ट कर सके, तो आपको जो रशिया है उसके साथ अपने टाइज मेंटेन नहीं रखने हैं। ठीक है, रशिया के साथ आप टाइज को मेंटेन करते रहोगे, उनसे तेल को खरीदते रहोगे एट चीपर प्राइसेस। ऑल्दो अब आपने जो क्वांटिटी है वो वहाँ से कम कर दी है, बट अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो आपके रिलेशंस हैं, जो आप बनाना चाह रहे हो, जो एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी नहीं हो पाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जो ये पैसा अब आप रशिया को जा रहा है वो यूक्रेन वाली वॉर के अंदर फंडेड है, तो उससे बहुत सारे लोग बन रहे हैं, मर रहे हैं, तो इसी वजह से आप भी रिस्पॉन्सिबल हो इक्वली उस चीज़ के लिए। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि जो पैसा आप यूक्रेन के लड़ाई के टाइम पे तो भेज ही रहे हो। तीसरी चीज़ उनकी तरफ से ये थी कि जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो यहाँ पे टाइज को लेके, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने मिलिट्री एक्सरसाइज जपाद जो है उसके अंदर पार्ट लिया, जो कि रशिया के साथ थी। ठीक है, तो आपने वहाँ पर किया उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट। प्लस अगर आप देखोगे उस मिलिट्री एक्सरसाइज का जो टाइमिंग था वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उनके डेलीगेट्स फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मीटिंग भी उस टाइम करने के लिए दिल्ली में ही बैठे हुए थे। सो अब जो टाइमिंग है उसकी जपाद एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा अजीब टाइमिंग उन्हें इस चीज़ में लगी। ये मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बोला। तो मिनिस्ट्री का रिस्पांस जो है यहाँ पर यही आया कि जपाद की आप बात कर रहे हो, बट ऐसे बहुत सारे नेटो नेशंस थे जो कि यूरोपियन यूनियन का भी समवट, उनमें से कुछ नेशंस हैं जो पार्ट हैं, जैसे कि नेटो नेशंस में यूएस, तुर्की, हंगरी, जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी हैं। उन्होंने जपाद में एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस भी यहाँ पर जो है भाग लिया था, उन्होंने भी तो हिस्सा लिया था। आप उनको क्यों नहीं क्वेश्चन करते हो कि वो तो यूरोपियन यूनियन का ऑल टुगेदर यहाँ पे पार्ट है, उन्होंने भी तो ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। ठीक है, कि हम इस चीज़ पर और चीज़ों को कमेंट नहीं करना चाहते, बट यूरोपियन यूनियन के मेंबर होते हैं, उन्होंने भी अगर इस चीज़ को किया तो वो भी वॉर की फंडिंग कर रहे हैं, कि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग टू। ठीक है, उन्होंने बोला कि स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है ये बिटवीन दिल्ली एंड ब्रसेल्स, जो कि दैट हैज़ नेवर बीन ग्रेटर। ब्रसेल्स अब यूरोपियन यूनियन का आप कह सकते हो एक तरह से हेडक्वार्टर्स। ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है बाय द एंड ऑफ 2025 होने के यहाँ पर चांसेस हैं।
कि यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पर मे बी यूएस के प्रेशर में आके चीज़ों को बोल रहा है, ठीक है, बट ऑल टुगेदर अगर हम देखें या रशिया के प्रेशर में या रशिया से एनेक्स होने के चांसेस मल्टीपल जो हमारे पास हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली एनेक्स तो क्या मतलब टसल जो इनकी चल रही है, ठीक है, मे बी उस वजह से यहाँ पर उस चीज़ को बोला जा रहा है, तो मल्टीपल चीज़ें जो हैं ऐसे ही एक्ट कर रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ट्रेड के चांसेस हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बाय द एंड ऑफ 2025 यहाँ पर साइन होने वाला है, ठीक है, तो उन्होंने इसी चीज़ की आशंका जताई है। तो आपकी ये न्यूज़ थी सिंपल। सो हैप्पी नवरात्रि वाला जो 20% डिस्काउंट है दैट इज स्टिल वैलिड। लास्ट डेट जो है वो 2 अक्टूबर है। कोई भी बैच को लेकर इंक्वायरी करना चाहते हो 2026 को, ऑनगोइंग बैच हो हमारा या आने वाला कोई बैच हो, 2027 के बैचेस अगर अवेलेबल यहाँ पर हमारे पास हैं, उसके अंदर वहाँ पर एनरोल होना चाहते हो, तो वो सारे के सारे बैचेस जितने भी थ्रू आउट टेस्ट सीरीज हो गई या इवन स्टेट PSCs के जो एग्जामिनेशन हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ये ऑल इन ऑल 20% डिस्काउंट की एप्लीकेबिलिटी हो रही है। टिल 2 अक्टूबर आपको कोड यूज़ करना है नवरात्रि। तो कोई भी बैच की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हो तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है दैट इज 1800-890-3043, ठीक है, इसके ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है ही। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।